तैयार है सवालों का जवाब देने के लिए। ओवैसी साहब, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मिल रही है सर। जी जी, ओवैसी साहब, पहला सवाल आप ही से पूछते हैं। आप हमेशा उल्टी लाइन पर चलते हैं। कहा जाता है कि भारत माता की जय बोलिए, आप कहते हैं मैं नहीं बोलूंगा। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान की बात आती है, कीर बताते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बताते हैं। ऐसा क्यों? आप हमेशा उल्टी तरफ क्यों होते हैं? क्योंकि मैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हूं, तो जब उनकी मुखालिफत करूंगा तो आपको उल्टी लाइन नजर आएगी। और भारत माता का जो नारा आप बोल रहे हैं उसका कानून बना दीजिए। आप कानून बनाएंगे तो कानून को फॉलो करेंगे। अब रहा सवाल जनगण मन का, तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। मैंने कहा कि बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उसको मानना पड़ेगा। अब प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करूंगा तो उसमें गलती क्या है? कोई गुनाह कर रहा हूं क्या मैं? डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं हुई अभी हिंदुस्तान में, इमरजेंसी तो नाफिज नहीं हुआ, तो मुझे पूरा राइट है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करूं, प्राइम मिनिस्टर से सवाल करूं। उसमें बुरी बात क्या है? लेकिन भारत माता की जय, भारत माता की जय में प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करना कैसे आ जाता है? भारत मां तो सभी के लिए है, उसकी जय बोलने में हर्ष क्या है? उसके लिए आपको कानून चाहिए। घर में अपनी माता को भी तो प्रणाम करते हैं सब। हाँ, जरूर जरूर जरूर, मैं अपनी माँ को उनके पैर पड़ता हूँ, अपनी माँ से दुआ लेता हूँ। और मुझे सिखाया गया है कि मेरी माँ के पैर के नीचे जन्नत है। मैं अपने मुल्क की पूजा नहीं करता, मैं अल्लाह की पूजा करता हूँ। और इसमें कोई मेरा मुल्क से वफादारी या मोहब्बत कम नहीं होती। आप कानून बना दीजिए कि हर हिंदुस्तानी को नारा कहना पड़ेगा, तो जब देख लेंगे। जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे, और मगर मैं यानी आप बिना कानून के नहीं बोलेंगे? आप कहने में बिना कानून के नहीं बोलूंगा, चाहे जिसने जो करना है वो कर ले। बिल्कुल, आप मेरा जो ये डेमोक्रेटिक राइट है, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। डॉक्टर पात्रा, जो करना कर लीजिए, भारत माता की जय नहीं बोला जाएगा। नहीं नहीं, देखिए कोई बात नहीं है, वो नहीं बोले। मगर पहले तो ओवैसी साहब को मैं नमस्ते करना चाहूंगा। नमस्ते ओवैसी जी, बहुत दिनों बाद हम डिबेट कर रहे हैं। और दूसरा विषय है, ये जो 325 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इससे बहुत कुछ स्पष्ट दिख रहा है। ओवैसी साहब अभी थोड़ी देर पहले कनेक्ट नहीं हो पाए थे। मैंने देखा कि उन्होंने अपने चश्मे को साफ किया और इस चश्मे को पहना। मुझे लगता है बहुत सारे चश्मों को साफ करके पहनने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हकीकत जनता देख पा रही है, बहुत बड़े बड़े नेता नहीं देख पा रहे हैं। वाकई चश्मे को साफ करने की आवश्यकता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये डिबेट एक बड़े पर्सपेक्टिव में जाना चाहिए। ओवैसी जी भारत माता की जय कहना चाहे नहीं कहना चाहे एक अलग विषय है, मगर मुझे बुरा लगा था जब इन्होंने कहा कि मेरे गर्दन पे चाकू भी रख दो तब भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। ये एक अलग परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, वो नहीं कहना चाहिए था। बड़े परिप्रेक्ष्य में मैं लेके आता हूं इस डिबेट को। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले देखिए, हम टीवी चैनल ऑन करते थे, और मैं ये सब एरोगेंस से नहीं कह रहा हूं और मुसलमानों को भाई बांधते हुए कह रहा हूं, ये हमारे गैर नहीं है, ये हमारे अपने हैं। टीवी चैनल ऑन करते थे तो सारे डिबेट में एक बात बताया जाता था कि 18 से 19% मुसलमान बंधु हमारे उत्तर प्रदेश में है। अब ये तय करेंगे कि सरकार कौन बनाएगा। ये अमूमन हर चैनल में ऐसे होता था। मैं हमेशा कहता था कि केवल ये 18% तय क्यों करेगी, 80% जमा 18%, 100% तय क्यों नहीं करेगी। कहीं ना कहीं एक नरेटिव देश में ऐसा बनाने की कोशिश की गई थी कि केवल और केवल माइनॉरिटी ओरिएंटेड राजनीति हो। जो 3 बड़ी पार्टी राजनीतिक फील्ड में उतरी हुई थी हमारे अलावा उत्तर प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, उनका एक ही धुरी था, माइनॉरिटी अपीजमेंट। भारतीय जनता पार्टी ने कहा अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल। और आज 325 सीट, जस्टिस फॉर ऑल, सभी को न्याय मिले इसलिए हुआ है। और जब भी ओवैसी साहब कहते हैं कि याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम, याकूब मेमन को इसलिए फांसी मिली क्योंकि वो मुस्लिम था, तब मुझे लगता है एक बहुत बड़ा खाई हिंदू और मुसलमानों के बीच इस देश में पैदा होता है। ओवैसी तो कहते हैं कि मैं भारत माता की जय भी नहीं बोलूंगा, कानून बनाइए तब बोलूंगा मैं। 20 सेकंड में अपनी राय रखिए, फिर ओवैसी टाइप का टाइम है।
नहीं, मैं इस बहस को उस डायरेक्शन में नहीं लेना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि नैरेटिव हमें बड़ा रखना है। आज योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के सीएम बने और वो भगवा पहन के आते हैं तो बहुत लोगों को बहुत तकलीफ होती है। मैं बहुत सविनय निवेदन के साथ ओवैसी साहब से इतना ही कहना चाहता हूं, ओवैसी साहब आप टोपी पहनते हैं, अचकन पहनते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, वाकई अच्छे दिखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी उभर के आती है, तो हम आपको कम्युनल नहीं कहते। जवाब ओवैसी साहब, कई लोग आपको कम्युनल नहीं कहते। जवाब अगर भगवाधारी को हम कम्युनल क्यों कहे, उसको सेक्युलर क्यों ना कहे? ये नैरेटिव चेंज होना, ये विमर्श बदलना बहुत जरूरी है। ओके, रिप्लाई ओवैसी साहब। तो डॉक्टर पात्रा ने बोला, फिर मैं अगले सवाल पर आ रहा हूं। देखिए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने बहुत सी बातें की हैं, वो बेचारे मेरे कपड़ों तक आ गए, मेरी ऐनक तक आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, शायद उनको यही कहना था। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने याकूब मेमन का जिक्र किया। भाई, अफजल गुरु की तारीफ तो महबूबा मुफ्ती ने की, मरहूम मुफ्ती साहब ने की, और वो आप उनके साथ अलायंस में हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। बेअंत सिंह के कातिलों को रिहा करने के लिए बादल साहब जाकर मिलते हैं कि उसको फांसी ना दे, आप उनके साथ अलायंस करते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। तमिलनाडु के रेजोल्यूशन, असेंबली में रेजोल्यूशन पास होता है कि राजीव गांधी के कातिलों को फांसी ना मिले, आप जयललिता के साथ सपोर्ट लेते हो, उनको डिप्टी स्पीकर का पोस्ट देते हैं लोकसभा में। चौथी बात यह है कि मैं मुबारकबाद फिर से देना चाहूंगा कि बीजेपी ने इस मुस्लिम वोट बैंक के मिथ को तोड़ा। मुस्लिम वोट बैंक तो कभी था ना है ना कभी रहेगा, बल्कि उसके ऑपोजिट हमेशा रहा हिंदू वोट बैंक। छठी बात यह है कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल की बात की। तो मुझे ये बता दीजिए कि आप ये भी कहते हैं कि हमको मुस्लिम औरतों का वोट मिला क्योंकि ट्रिपल तलाक का उसके बारे में बात की। एक भी आपने मुस्लिम महिला को टिकट नहीं दिया। और चौथी बात यह है कि आप अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल की बात करते हैं। आपकी कैबिनेट में कितने राजपूत मिनिस्टर हैं, कितने ब्राह्मण मिनिस्टर हैं, कितने ओबीसी मिनिस्टर हैं, कितने दलित मिनिस्टर हैं, उसको सुनिए, आप खत्म कर दीजिए, उसको मीडिया ने सामने रख दिया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल ये सिर्फ एक नारा है। और अगर ये बात सही है तो फिर आप ये बता दीजिए कि महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए कहा, कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं मानते, फिर आप बोलते अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल। आप जाके एग्रीमेंट कर लेते हैं हरियाणा के जाटों से, वहां पर अपीजमेंट नजर नहीं आता। आप रिजर्वेशन देते हैं पटेलों को गुजरात में, वहां अपीजमेंट नजर नहीं आता आपको। तो यही पॉलिसी है कि बीजेपी सिर्फ नारों की बातें करती है, अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल। तो आप ही तो अपीजमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि मुसलमानों का अगर अपीजमेंट हुआ है तो फिर क्या सच्चर कमेटी झूठी है, मिश्रा कमीशन झूठा है, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट जो इस सरकार को दी गई थी क्या उसके फाइंडिंग झूठे हैं? अब आप ही फैसला कर लीजिए कि अपीजमेंट हुआ या नाइंसाफी हुई। नहीं, पर मुसलमान वोट बैंक तो बीजेपी नहीं करती, मुसलमान वोट बैंक तो मायावती करती है, अखिलेश यादव भी करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी करती है। जवाब डॉक्टर पात्रा। डॉक्टर पात्रा 30 सेकंड में जवाब, क्विकली। देखिए, पहली बात जो ओवैसी साहब ने कहा, उन्होंने कहा मुस्लिम वोट बैंक होता नहीं है और हिंदू वोट बैंक होता है। ओवैसी साहब, अगर हिंदू वोट बैंक होता ना तो मंदिर की जमीन के लिए गिड़गिड़ा नहीं रहा होता। और अगर मुस्लिम वोट बैंक नहीं होता तो एक 70 साल की शाहबानों को सड़क पे निकाल दिया गया था। उस समय देश के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के संसद में इसलिए इकट्ठे नहीं हो गए होते क्योंकि मौलवियों को वो पसंद नहीं था। एक महिला का अधिकार वहां छिन गया क्योंकि पूरे मुसलमान वोट बैंक की चिंता उस समय के राजनेताओं का था। मुस्लिम वोट बैंक नहीं होता तो कांग्रेस की एंटनी कमेटी की रिपोर्ट नहीं होती। और जहां तक हिंदुओं की बात है, मैं बिल्कुल दिल की बात बता दूं आपको ओवैसी साहब, आप कल मंदिर के ऊपर बोल रहे थे कि इसमें जो कोर्ट ने कहा, जो मुख्य न्यायाधीश ने कहा, वो उचित नहीं है। देखिए, इसमें समझने की बात है। और मैं आज डॉक्टर स्वामी ने क्या कह दिया, संबित पात्रा, आज डॉक्टर स्वामी ने कह दिया कि वो तो धमकी देने पे उतर आए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बहुमत होते ही कानून लेकर आएंगे, मुस्लिम समाज अभी मान ले
हम सरयू नदी के पार उन्हें मस्जिद बनाने देंगे। क्या आपको लगता नहीं है ये धमकी भरा अंदाज है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का? मेरे पास बाइट भी है, मैं बाइट सुनवाऊंगा आपको, मैं बाइट प्ले करवाता हूं, आप बाइट सुनेगा और रिएक्शन दीजिएगा। वो बाइट प्ले करते हैं और आप बाइट पर रिएक्शन दीजिएगा। और मैं असदुद्दीन ओवैसी आपके पास भी आ रहा हूं, क्यों आप क्यों नहीं चाहते कि सुलह हो जाए इस पूरे मामले के अंदर? डॉक्टर स्वामी की बाइट। मुस्लिम समुदाय के लिए दो ही रास्ते हैं, ना उनको कुछ भी नहीं मिलेगा या उनको मस्जिद चाहिए तो सरयू नदी के उस पार बना सकते हैं। मैंने ये कहा कि आप नहीं मानोगे तो हमारी तो रास्ता बहुत साफ है। तुम कोर्ट में फैसला चाहते हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कितने साल चलेगी। निर्णय तो अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का तो हमारे पक्ष में है, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं है। वो निर्णय आने के पहले हम कर सकते हैं। देखिए, आप मान जाइए तो सरयू नदी के पार आपको मिल जाएगी मस्जिद, नहीं तो हम 2018 में राज्यसभा के तरीके से मंदिर बनवा लेंगे। क्या मतलब है डॉक्टर पात्रा इस बयान का, बताइए। मैं समझाता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी जी से पूछा गया कि क्या क्या तरीके हैं, कॉन्सेंसस जिसके लिए खुद स्वामी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर गुहार लगाई और जिसका नतीजा रहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य 2 जस्टिसों ने एक ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशन दिया कि हम भी मीडिएट करने को तैयार हैं। दूसरी बात उनसे पूछा गया और क्या उपाय है, उस विषय में इन्होंने बताया। मैं और एक लार्जर पिक्चर में लाइए और इमोशनल नोट पे भी सुनिए। ये जो लोग कहते हैं, ओवैसी साहब जैसे लोग जो कहते हैं कि हम लोग, हमारी पार्टी और शायद हिंदू धर्म ये टॉलरेंट नहीं है, मैं आपको बहुत इज्जत के साथ कह रहा हूं साहब, हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान में जहां राम जन्म हुए, हाथ जोड़ के उसके लिए इतने डिबेट्स हो रहे हैं। आप सोच के देखिए, विश्व में किस जगह ऐसा होता है? कहीं और विश्व में ऐसा हो सकता है क्या कि जहां इष्ट जन्मे हो? आप तो देखिए ओवैसी साहब, मैं आपकी कदर करता हूं, आप जिस दिन आपको मन करेगा कि मुझे आध्यात्मिक शांति चाहिए, आप तो हज पे चले जाएंगे, आप मक्का मदीना में जाके माथा टेक लेंगे, आपको शांति मिल जाएगी। मैं कहां जाऊंगा? आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा हुआ है। एक राम मेरे, उन्होंने जहां जन्म हुआ उसकी मिट्टी के लिए, उसके मंदिर के लिए मैं दर दर भिक्षा मांगते फिर रहा हूं, और फिर भी आप लोग कहते हैं कि हम लोग बदमाश है, फिर भी आप लोग कहते हैं कि हम लोग सहिष्णु नहीं है। और सहिष्णु कैसे होता है आप बता दीजिए? पूरे विश्व में, जेरूसलम में, मक्का मदीना में, जहां भी बड़े बड़े संप्रदाय, उनके पंथ को मानने वाले सबके वहां मंदिर, मस्जिद इत्यादि मौजूद हैं। मगर मेरे लिए क्या है ओवैसी साहब, आप बता दीजिए, मैं कहां जाऊं? आप तो हज में जाएंगे जी, मैं कहां जाऊं? असदुद्दीन ओवैसी साहब, 7 जनवरी 1993 से अयोध्या में रामलला की पूजा हो रही है, यानी करीब 24 साल हो गए हैं। अब अगर उधर मंदिर बन जाएगा तो आपको इसमें हर्ज क्या है? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि दोनों पक्ष आपस में बैठ के बात कर ले तो उसमें हर्ज क्या है? क्या आप नहीं चाहते कोई सोल्यूशन निकले? जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जो जवान लोग थे वो बूढ़े हो गए पिछले 24 साल के अंदर, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा जस का तस है। और एक बात बताइए, इस देश का मुसलमान क्या औरंगजेब और बाबर की मस्जिद चाहता है इस देश के अंदर? मेरा बहुत सीधा और सटीक सवाल है आपको ओवैसी साहब, ओवर टू यू। ये मुल्क ना औरंगजेब का है, ना बाबर का है, ना राम का है। ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा। संबित पात्रा जिस तरह से बोल रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है और हिंदुओं की आस्था के लिए वहां पर हम मुसलमानों के बात मानना पड़ेगा। मैं आपसे बड़ी इज्जत के साथ आपसे कह रहा हूं कि ना मेरी आस्था ना आपकी आस्था पर मुल्क चलेगा। मुल्क चलेगा तो संविधान के ऊपर चलेगा, मुल्क चलेगा तो रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी पे चलेगा। मुल्क ऐसा नहीं चलेगा कि भाई मुझे सुकून मिलना है तो मैं बना दूंगा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट में टाइटल का सूट है और मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट आस्था की बुनियाद पर नहीं बल्कि टाइटल और लीगल डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर फैसला देगा। दूसरी बात यह है कि आप मुझसे कह रहे हैं औरंगजेब बाबर, आपको क्या मुझ में औरंगजेब बाबर नजर क्यों आता? मुझ में मोहम्मद अली जौहर, अबुल कलाम आजाद क्यों नजर नहीं आते? आप में नहीं। मैंने बात करी क्या इस देश के मुसलमान को औरंगजेब और बाबर की मस्जिद चाहिए? मैंने ये सवाल पूछा, आपने मेरे सवाल को ट्विस्ट कर अपने तरीके से। सुनिए, मस्जिद ना बाबर की होती है, ना औरंगजेब की होती है, ना ओवैसी की होती है। मस्जिद अल्लाह की होती है। और मैं आपको याद कि हिंदुस्तान के संविधान में जो भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके मुताबिक संपित भी जी सकते हैं, मैं भी जी सकता हूं। और मैं बताना चाह रहा हूं बीजेपी के लोगों के, मुझे सुकून यहां मिलता है,
मैं हिंदुस्तान का हूं, हिंदुस्तान की मट्टी में पैदा और इसी मट्टी में इंशाल्लाह जाऊंगा। रहा सवाल सुनिए, रहा सवाल मक्का और मदीना का, वो मेरा रिलीजियस एक फेथ है, उससे आपको उतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सुप्रीम, मैं संपित से कहूंगा कि आप मिस्टर मोदी से जाकर कहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में कह दीजिए कि रोज इसकी हियरिंग करवाइए। जिस तरह समर हॉलिडेज में सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक की रोज हियरिंग कर रही है, इसको करवा दीजिए। अगस्त तक बगैर रोके रोज हियरिंग करवाइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा। सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाकर कहते? सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को आपने जजमेंट बना दिया। ऑब्जर्वेशन है और माजी में 6 मरतबा कोशिश हो चुकी है। मैं मैं आखिर में बता रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी गलत कह रहे हैं। जब तक ये मसला सुप्रीम कोर्ट में रहेगा, कोई भी सरकार पार्लियामेंट में बिल नहीं बना सकती। अगर आपको अभी मानना है तो सरयू नदी के पार आपको जमीन मिल जाएगी, मस्जिद बना लीजिए। नहीं तो 2018 में वापस राज्यसभा है, कानून लाएंगे, मंदिर बना देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर टाइटल के ऊपर मस्जिद क्या बनती है तो इंशाल्लाह मैं दोबारा मस्जिद बनाऊंगा। अगर टाइटल नहीं है तो मैं क्यों बनाऊंगा अपनी मस्जिद को? पात्रा काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओके, संबित पात्रा, रिप्लाई संबित पात्रा। देखिए, अभी ओवैसी साहब ने जो जवाब दिया उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि केस जो है वो एक टाइटल सूट है, आस्था का विषय नहीं है। जबकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक सेंटिमेंटल अर्थात आस्था और सेंसिटिव अर्थात संवेदनशील विषय है। आप देखिए, यही फर्क है। ओवैसी साहब के लिए ये केवल एक टाइटल सूट है, अर्थात केवल एक जमीन की टुकड़ी है और कुछ नहीं है। वो जमीन की टुकड़ी पाने के लड़ रहे हैं। मेरे लिए, संबित पात्रा के लिए और मुझ जैसे करोड़ों हिंदुओं के लिए, जिनके लिए भगवा का बहुत अर्थ होता है, भगवा केवल एक धर्म का प्रतीक नहीं, भगवा बलिदान का प्रतीक है। मेरे लिए मेरे राम का जन्मभूमि केवल एक जमीन की टुकड़ी नहीं है, वो सिर्फ एक टाइटल सूट नहीं है। वो है तो मैं हूं। राम से मेरी आस्था है, राम से मेरा जीवन है। अमीश भाई, आप और मैं नहीं रहेंगे, राम अनेकों 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 जन्म तक सदैव रहेंगे। जवाब ठुकरा नहीं सकता है। इसलिए ये नहीं, सुन लीजिए ये फर्क है। दूसरा, ओवैसी साहब ने कहा संविधान के हिसाब से चलना है। बिल्कुल ठीक कह रहे ओवैसी साहब, सबके लिए बड़ा संविधान है। मैं तो पार्लियामेंटेरियन नहीं हूं, मगर ओवैसी साहब बहुत वर्ष के पार्लियामेंटेरियन हैं। आपने शायद कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति देखी होगी जो संविधान में रखा, जो पार्लियामेंट में है। उसके पन्नों को पलटाइए। एक पन्ने में राम खड़े हैं धनुष लेके, दूसरे पन्ने पे कृष्ण खड़े हैं शंख लेकर। अरे, कॉन्स्टिट्यूशन में जब राम और कृष्ण बने हुए हैं तो आपको क्या लगता है? बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे जो फोरफादर्स थे वो लोग कम्युनल थे। और तीसरी बात, बिल्कुल संविधान के साथ चलना चाहिए, तो ट्रिपल तलाक भी तो संविधान के हिसाब से ही होना चाहिए ना। लेकिन तो कोर्ट कह रही है, मेरे को एक सवाल पूछना है। कोर्ट कह रही है कि संविधान के हिसाब से नारियों के अधिकार का विषय है। मैं ट्रिपल तलाक पर आ रहा हूं, लेकिन आपसे एक सवाल। असउद्दीन ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के बाहर मामला सुलझाने को तैयार हैं। तो ओवैसी साहब को दिक्कत क्यों है जब फिरंगी महल को दिक्कत नहीं है? बताइए। और सब कुछ बात का जवाब। पोजीशन बोर्ड की वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है कि अब हम बातचीत नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम इंतजार करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस मसले को तय करे। दूसरी बात यह है कि संपित के बयान से आप बार बार देख रहे हैं कि राम की बात कर रहे। यकीनन राम एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मगर याद रखिए, अगर इस मुल्क का सेकुलरिज्म, मुल्क का रूल ऑफ लॉ और अगर हम आस्था की बुनियाद पर फैसले करना शुरू करेंगे तो हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा। तो अगर आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप मुल्क को बचाएंगे या फिर आप अपने आस्था को बचाएंगे। हिंदुस्तान हम तमाम की आस्था से बड़ा है। रहा सवाल संविधान का, ये बात करते हैं ट्रिपल तलाक की। और अच्छा, खालिद रशीद फिरंगी महल को ये कहना चाहिए कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टेटेड स्टैंड क्या है। मैं आपको स्टेटेड स्टैंड बता दिया हूं। अब आप आते हैं ट्रिपल तलाक के ऊपर, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बताइए क्या सवाल है आपका ट्रिपल तलाक।